नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। देखिए, डेली करंट अफेयर में हम उन्हीं सभी मुद्दों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड हो। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि क्रॉनिकल पत्रिका की जो एक बेहतरीन टीम है, बहुत ही दशकों का अनुभव है उन्हें, और उस अनुभवी टीम के द्वारा जो ये मैगजीन बनाई जाती है जिनसे आप पढ़ते हो, उसी मैगजीन के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ लेते हैं और ऐसे टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाते हैं या प्रैक्टिस भी कराते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपकी तैयारी को और मजबूत और बेहतरीन करने के लिए जो है ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस हाल ही में, जैसे दिसंबर माह जो अभी बीत रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटी है, कई चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है। उन सभी चीजों को हम समराइज करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस, देखिए देश जब आजाद हुआ 1947 में, उस 1947 में देश की क्या खस्ता हाल थी। जीडीपी सिंगल डिजिट में थी और रोजगार के अवसर नहीं, इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं। और जो कुछ बचा हुआ खजाना था जनता का, राजाओं का, वो सारा तो ब्रिटिश पहले ही ले चुके थे। जब उनको लगा कि आप लूटने लायक अब कुछ बचा नहीं, निकल गए। फिर चर्चिल साहब आके कहते हैं, विंस्टन चर्चिल साहब, ये देश नहीं टिकेगा, ये अपनी आजादी संभाल नहीं पाएंगे। भूख, गरीबी, खस्ताहाल, कंगाली, इन सब चीजों के दम पर उन्होंने कहा कि ये देश जो है अपनी आजादी संभाल नहीं पाएगा। मगर 1947 में जो सिंगल डिजिट हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज की डेट में अगर हम देखें तो ये देश जिसके खाने के लाले थे, वो देश आज सुपर पावर बनने की तरफ मुंह कर रहा है। एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर ऑलरेडी उभर चुका है और पूरी दुनिया लोहा मान रही है और सुपर पावर बनने की रेस में हम सबसे आगे चल रहे पूरे देश में। तो ये 1947 में इसकी नींव किसने डाली? ये नींव डाली हमारी किसानों ने। हमारे किसानों ने ये नींव डाली, क्योंकि उस समय कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं। उस समय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किसने किया? किसानों ने। खेती ने। और देश के विकास, खाद्य सुरक्षा और कृषि विरासत को, जो किसानों का एक अमूल्य योगदान है, उस योगदान को याद करने के लिए, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, सॉलिडिटी जताने के लिए जो है 23 दिसंबर को जो है हमने जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो है मनाया जाता है। 2001 में जो है किसानों के जो उत्थान में चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो किसान नेता थे और उनके योगदान को मनाने के लिए जो है 23 दिसंबर इस दिन को चुना गया और नामित किया गया कि किसान के जो कल्याण के लिए उनके दृष्टिकोण को जो भी मतलब चौधरी चरण सिंह और किसानों के लिए जो भारत सोचता है, उनके बारे में, उनके योगदान के लिए जो सराहना करता है, उन सभी चीजों को याद करने के लिए, देश के विकास में किसानों का जो योगदान रहा है, उस योगदान को याद करने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस के माध्यम से पूरे देश को ये याद दिलाया जाता है, बेटा किसान है तो सब है। रोटी किसान, अगर अनाज ही नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे भाई? जो आज मैकडी और बर्गर क्लब और इन जगहों पे जो लोग बैठते हैं बड़े बड़े जगह जाके, वहां पे भी जो ब्रेड खा रहे हैं वो भी तो गेहूं से ही बनता है। जब किसान गेहूं नहीं बनाएगा, आटा नहीं बनेगा, ना ही उसका ब्रेड बनेगा। तो ये चीजें जो है आज की जेनजी और सारी जनरेशन को याद दिलाने के लिए 2024 की थीम क्या है? किसान दिवस की थीम क्या है? समृद्ध राष्ट्र। एक समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाता। देखो, किसान को क्या कहा जाता है हमेशा? अन्नदाता। तो अन्नदाताओं को सशक्त बनाना, ये हमारा लक्ष्य है, यही 2024 की थीम भी है। सतत कृषि विकास, राष्ट्रीय समृद्धि, और उस राष्ट्रीय समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को संसाधन। अब किसानों को संसाधन क्या चाहिए भाई? और अवसर, किस तरह के अवसर चाहिए और किस तरह के संसाधन चाहिए? किसानों को संसाधन चाहिए कृषि, उनकी अनडिस्टर्ब, कोई बिना किसी भी तरीके का बिना डिस्टर्बेंस की उनकी कृषि चले। किसानों को यही चाहिए। उनको औजार चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स, औजार जिसे हम कहते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए। और उनकी फसल को क्या चाहिए? प्राइस, माल,
उनकी माल को कीमत चाहिए, इन 3 चीजों को उनको चाहिए। देखिए आगे देखिए, ये दिन जो है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड सिक्योरिटी आई थी। देखिए आपने बताया फूड सिक्योरिटी, ये 140-150 करोड़ का देश है, उनका पेट भी भरना है, तो इस पेट भरने के लिए क्या चाहिए? फूड सिक्योरिटी। 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में बांटा जा रहा है, फ्री। ये अनाज कहां से आता है? किसानों के खेतों से आता है, वो सरकार खरीदती है। 80 करोड़, अभी भी 80 करोड़ लोग ऐसे इस देश में जिनको फ्री में राशन बांटने का काम चल रहा है, और वो किसानों के दम पे ही हो सकता है। किसान अगर अनाज ही नहीं उगाएंगे तो कहां से अनाज मिलेगा भाई? और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये देश क्या है, हमेशा कहा जाता है भाई ये ग्रामीण गांवों का देश है, राइट? गांव, ये गांवों का देश है। भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाएगी। देश की कृषि विरासत है, ऑब्वियसली भाई देश की कृषि, जैसे मैंने अभी कहा 1947 से लेके हम कहते हैं ना, ये मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। भाई ये देश की जो विरासत है, जो सोना उगलती है, हीरे मोती, मतलब किसान सींचता है, धरती माँ मांगता है। तो ये धरती माँ की जो विरासत है उसको संरक्षित करने के उनके जो प्रयास है, उसको श्रद्धांजलि, मतलब उनको एक सॉलिडिटी देने के रूप में ये कार्य करता है। किसान कल्याण के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम, योजनाएं शुरू की हैं, राइट? देखिए देश में जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो 2000 रुपए मिलते हैं, आप जान रहे होंगे। 2000 रुपए जो है खाते में डायरेक्ट जो है डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, डीटीबी, डायरेक्ट टू बैंक, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर होते हैं। और ये इसका फायदा छोटे सीमांत किसान को, स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनके 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ खेती है, छोटी खेती, उन किसानों को इसका ज्यादा फायदा होता है। और देखिए शहरों में रहने वाले लोगों को ना 2500 रुपए 100 रुपए कुछ नहीं लगते, वो गए अपना फोन पे से किया, उनको लगता है पैसा तो कुछ भी चीज नहीं। गांव में आज भी जाके देखिए, छोटे जो किसान है, मजदूर है, काम करने, उनको लिए 200 रुपए दिहाड़ी, 300 रुपए दिहाड़ी होती है दिन भर काम करने की, तो उनके लिए 2000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए क्लाइमेट चेंज की मैंने बात कर रहा हूं मैं, ये पूरी मानव जाति के सामने सबसे बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंज पूरी मानव जाति के सामने सबसे बड़ी समस्या है, मगर इसका सबसे ज्यादा असर जो है किन पे होता है? फसलों पर, किसानों पर। फसल बोई, बारिश आई नहीं, फसल बर्बाद। अब भाई 2 दिन बाद फसल काटने जाना है, गेहूं है और भी फसलें, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, पता चले ओले पड़ गए। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ था, फसल काटने जा रहे थे, पूरे ओले पड़ गए, पूरी फसल बर्बाद हो गई गेहूं की। तो ये चीजें क्या होती है, ये फसल बीमा योजना से क्या होता है भाई, देखो प्रॉफिट नहीं होगा कम से कम, राइट? किसी किसान की खेती अगर बर्बाद हो गई तो उसको यहां बीमा मिल जाता है। उसकी फसल बर्बाद होने के कारण, किसी भी कारण से जो हुई है, वहां से यहाँ कवरेज मिल जाती है उसको, तो प्रॉफिट नहीं होगा मगर लॉस भी नहीं होगा, कम से कम उसकी लागत तो निकल जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है किफायती फसल बीमा के माध्यम से उनकी जोखिम को कम कर देते हैं। देखिए और एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। भाई जो किसान है, वृद्ध किसान, खास करके वृद्ध एजेड फार्मर जो है, जिनसे अब काम नहीं होता है, वो कहाँ खेती करेंगे? अब जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर हल चलाए, बैलों में रहे, खेती किसानी का काम किया, जुताई बुताई, फसल बोना, काटना, धान उगा, ये सब काम किया, सिंचाई, उस व्यक्ति को जब वो 60 साल 55 साल 70 साल का हो जाएगा, जब उसकी शरीर साथ नहीं देगा, कैसे काम करेगा बेचारा खेती में? और खेती में काम करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप बहुत लकी हो अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हो, मतलब आप बहुत लकी हो। खेती में दिन भर इतनी तिलमिलाती धूप में जो है दिन भर काम करना आसान काम नहीं है। तो वृद्ध किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। ये एक पेंशन लाभ है, राइट, और सामाजिक सुरक्षा भी उसको प्रोवाइड कराती है। देखिए भारत ने जो इस वर्ष की मैं बात करूं 332.2 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न जो है उत्पादन हासिल किया है। पिछले साल हमने 329.7, तो हमने क्या किया, इतना
मतलब यहाँ 29 है, यहाँ से 32 हमने, और हम आगे बढ़े हैं। हमने, हमारी इतनी सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और भी कई सारी चीजें, इसके कारण जो है अनाज में हम और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान जो है यही है, और टिकाऊ कृषि पद्धतियां, सस्टेनेबल जो प्रकार है उनको लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी चीजों को अगर हम बात करेंगे तो उनको मद्देनजर रखते हुए किसान अगर जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो मूवमेंट्स है, जैसे नेचुरल फार्मिंग होती है, नेचुरल तरीके से बजट फार्मिंग है, कई सारे फार्मिंग तरीके आ चुके हैं, तो उन सभी तरीकों को देखते हुए किसानों के लिए नए नए चीजें आ रही हैं। दूसरा मुद्दा देख लेते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जिसे हम कहते हैं, ये 2024 का दिया गया है। अब ये किसे दिया गया, क्यों दिया गया, इंदिरा गांधी पुरस्कार क्या होता है? देखिए, पुरस्कार से तो सीधा सीधा सवाल आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये पुरस्कार का इस तरह से दिया जाता है, इंदिरा गांधी की जो इंदिरा गांधी का चित्र है इसे इनक्रिप्ट किया गया है और लिखा गया जो है ये सारा ये पूरा मोमेंटो है जो दिया जाता है। देखिए, मिशेल बैचलेट जो है इनको दिया गया है, मिशेल बैचलेट इनको दिया गया है, ये मिशेल बैचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, सवाल बनते हैं, आप ध्यान रखना, शांति, निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, विकास के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, शांति के लिए, पीस। दुनिया देखो कहाँ रशिया वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, इधर अभी तो पाकिस्तान शांत है, पर चाइना अपना फन निकाले हुए भारत की तरफ, तो दुनिया भर में इस तरह से इजराइल, गाजा, फलस्तीनी का वॉर चल रहा है, तो यहाँ जो है शांति बहुत जरूरी है, तो इस शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चिली एक देश है, उसके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, पुरोधा है, उनका नाम है मिशेल बैचलेट, इनको ये प्रदान किया जाएगा। उनका पूरा नाम है वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया, और इनका जो मेन काम है शांति, समानता, इक्वालिटी, दुनिया भर में इक्वालिटी, राइट, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, उनके पूरी दुनिया भर में जो है इनके इन कामों के लिए जाना जाता है। तो मिशेल जी जो है ये यूएन महिला के संस्थापक भी रही है, यूनाइटेड नेशन वीमेन्स काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन वीमेन काउंसिल में पढ़ाऊंगा किसी और दिन आपको। ये यूनाइटेड नेशन की जो चिली की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, और मतलब ये पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में 2 बार सेवा ये दे चुकी हैं, मिशेल बैचलेट। देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार के संदर्भ में देखिए भारत का पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही है, आयरन लेडी, और इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये इसका हमारे यहाँ सवाल बनने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इंदिरा गांधी शांति के मूल्य, जिसमें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इंदिरा गांधी ने जैसे बांग्लादेश 1971 में जो बांग्लादेश बना था, वो शांति के लिए ही भारत सरकार ने युद्ध भी छेड़ा था। 1986 में जो है इनकी हत्या के बाद एक ट्रस्ट स्थापित किया गया, और उस ट्रस्ट जो इंदिरा गांधी के नाम पर ही था, और उस ट्रस्ट के माध्यम से पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में क्या होता है भाई? एक प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो मैंने आपको दिखाया, 25 लाख रुपए की राशि, और एक जो मैंने अभी आपको मोमेंटो दिखाया था वो। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है या ऐसे संगठनों को दिया जाता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस, देखिए पीस के लिए काम करने वाले संगठन हैं। आप जानते होंगे नोबेल प्राइज भी एक संगठन को मिला है। आप बताना मुझे कि किस संगठन को और किस देश के संगठन को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइट। ये देखिए, यहां अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और इस दिशा में अगर जो काम करते हैं ऐसे संगठन, उन सभी को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। वैज्ञानिक खोज, जो साइंटिस्ट है या उस तरह से जो भी काम कर रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन, उनका उपयोग अगर आजादी और बेहतर मानवता के लिए, मानव सभ्यता को, मानव को बेहतर बनाने के लिए अगर, और उसको आगे बढ़ाने में अगर किया जाता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है,
ऐसे सभी काम करने के लिए जो समतामूलक समाज को प्रस्थापित करने के लिए दुनिया भर में शांति से आपसी भाईचारा में लोग रहे, ऐसे सभी चीजों के, जैसे वैज्ञानिक खोज है, राइट। सारा गिलबर्ट नाम की एक महिला है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पर बहुत रिसर्च किया था और उनके प्रयासों से वैक्सीन बनी। अब ये पूरी मानव जाति की सेवा है, पूरी मानव सभ्यता के, तो ऐसे लोगों को लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन हुए अब तक जब से ये बना है? मिखाइल गोर्बाचेव, ये यूएसएसआर के जो है यूएसएसआर, अभी जो उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने ही पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट दिया था। यूनिसेफ, आप जानते हो यूनिसेफ, जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ये संस्था है यूनिसेफ, राइट। कोफी अन्नान यूनाइटेड नेशन के सचिव मतलब मुख्य सचिव रह चुके। एंजेला मर्केल फ्रांस की राष्ट्रपति थी, पूर्व राष्ट्रपति। इसरो 2014 में, यूनिसेफ को 89 में मिला, जिमी कार्टर को 97 में मिला, कोफी अन्नान को 2003 में, एंजेला मर्केल 2013 में। मनमोहन सिंह साहब जिनकी डेथ हो गई 2017 में, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। सर डेविड एटनबरो, लेखक, प्रथम एनजीओ जो स्टूडेंट्स के लिए काम करती है 2021 में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन 2022 में। बरेन बोइम और अली अबू अवाद 2023 में। कई बार पिछले साल का भी पूछ लेता है, तो 2023 का तो आप याद ही रखना। तो ये सब मिला है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ए, राजनीतिक के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य, बी, पर्यावरण संरक्षण, सी, शांति निरस्त्रीकरण और विकास, डी, जल बचाव कार्य के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही शुरुआत की स्लाइड्स में आपको पढ़ाया, ये शांति निरस्त्रीकरण के लिए दिया जाता है। दूसरा सवाल है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार किसको प्रदान किया गया था? कोफी अन्नान, एंजेला मर्केल, मनमोहन सिंह, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका आंसर जो है आपको देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिए। स्लिनेक्स 2024 नौसेना अभ्यास। देखिए आपने कई बार देखा होगा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम्स में जो है, जो नौसेना जिस तरह एक्सरसाइजेस जो होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, दो देशों के आपसी बीच में जो एक्सरसाइजेस होती है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी हुई, उसमें भी सवाल पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है किसी और अन्य तरीके से, मगर ये सवाल बहुत, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेक्शंस को हम देख लेते हैं। स्लिनेक्स 2024 कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम के तट पर हुआ और 17 से 20 दिसंबर के बीच में हुआ है। तारीख इतनी डीपली तारीख नहीं पूछेगा, पर शायद पूछ भी सकता है, वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है। पूर्वी नौसेना कमान। अब देखो ये यहां सवाल बनेगा, भाई कौन था? ये श्रीलंका इंडिया तो हो गया, पर कौन? पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा आयोजित किया गया। यहां पूछेगा स्लिनेक्स 2024 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 3-4 दे देगा और वहां से आपको छांटना होगा। इसमें भारत और श्रीलंका शामिल थे और इनका लक्ष्य क्या था? समुद्री सहयोग। भाई ओशियन जो है, हम घिरे हुए हैं, कोऑप जो है ओशियन से घिरे हुए हैं। भारत तो तीनों तरफ भारत के जो समंदर है, तो ये समंदर से घिरे हुए। श्रीलंका भी हमारा बिल्कुल, आपने मैप तो देखा ही होगा, राइट? ये यहाँ श्रीलंका हमारा, राइट? ये बिल्कुल इतना सा ही बचा हुआ है जगह, तो श्रीलंका जो है हमारा तो बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ जो है स्लिनेक्स जो है, ये स्लिनेक्स क्या है? तो स्लिनेक्स क्या है? इसकी शुरुआत 2005 में हुई है। स्लिनेक्स जो है श्रीलंका, देखिए SLI माने श्रीलंका, ठीक है? SL माने श्रीलंका, IN माने इंडिया, ठीक है? SL श्रीलंका, IN माने इंडिया। पता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। और X माने एक्सरसाइज, यानी अभ्यास, राइट? तो ये 2005 में इसका द्विपक्षीय माने दो देशों के बीच में, द्वि माने दो, ये नौसैनिक अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।
समुद्री संबंधों को मजबूत करना है और इसी के लिए किया गया था कि भाई दोनों देशों एकदम पड़ोसी देश है, बिल्कुल इसीलिए आपसी विश्वास बहुत जरूरी है। कई बार गलती से मछुआरे इधर उधर चले जाते हैं, पता नहीं चलता ना समंदर में कौन सी बाउंड्री है भाई, भारत पाकिस्तान जहां बाउंड्री तारे लगी हुई है, राइट, इस तरह से तारे लगी हुई है तो पता चल जाता है भाई अब ये पानी है, इस पानी में कहां से तारे लगवा दोगे आप, ये यहां से श्रीलंका मान लीजिए नॉटिकल माइंड से या श्रीलंका शुरू हो रहा है या इंडिया है, अब ये मछली को थोड़ी पता है श्रीलंका का और इंडिया का है, चली गई, तो मछुआरे भी चले गए उसको पकड़ते पकड़ते बेचारे। तो आपसी जो विश्वास जो है दोनों के बीच में होने चाहिए कि भाई हमारे जो लोग आपके तरफ आ रहे हैं या हम दोनों के बीच में इतना आपसी विश्वास है कि हम एक दूसरे पे अतिक्रमण नहीं कर रहे, राइट, ये अभ्यास बहुत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2024 का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित, संरक्षित और नियम आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देते हुए भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना है। देखिए ये चीज जरूरी है, सुरक्षित और संरक्षित, ये बहुत जरूरी है। अब ये 2024 का जो अभ्यास था ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण था हार्बर चरण और दूसरा समुद्री चरण। अब यहां से सवाल पूछ सकता है समुद्री चरण हार्बर चरण क्या है, इसमें सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं हार्बर चरण जो है वो 17 से 18 2 दिसंबर मतलब 2 दिन चला था, 2 दिन 17 और 18 और 19 और 20 जो है समुद्री चरण चला था, ये भी 2 दिन। अब हार्बर चरण में क्या हुआ, जो प्रतिभागी थे मतलब इंडिया और श्रीलंका के जो लोग हैं इनके आपसी समझ को मजबूत करने के लिए पेशेवर और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। व्हेन यू आर इन मिड ऑफ द ओशियन और मिड ऑफ द सिचुएशन, सो हाउ कैन यू ट्रस्ट टू ईच अदर, आप आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप आपस में एक दूसरे को किस तरह से आपके मैसेजेस कन्वे कर रहे हो ताकि आपके बीच में जो है एक आदान प्रदान किस तरह से हो रही है उसकी एक्सरसाइज करनी थी। समुद्री चरण में जिसमें विशेष बल संचालन, यहां पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, पायरेट्स आ जाए या युद्ध की कोई भी सिचुएशन जहां दोनों देशों को मिलकर लड़ना है, देखिए समुद्र है, कई सारे डिजास्टर्स चीजें होती रहती है, सुनामी लाइक दैट यू नो, सुनामी को 20 साल हुए तो सुनामी जैसी चीज है, तो यहाँ जैसे फायरिंग हो गई, कम्युनिकेशन का अभ्यास हो गया, सीमेनशिप का अभ्यास हो गया, नेविगेशन बहुत जरूरी होता है, ये तो बहुत जरूरी होता है, और हेलीकॉप्टर का संचालन जो था इन सब में मतलब डायरेक्ट एक्शन से रिलेटेड चीजें यहाँ पर होनी थी। अब भारत की तरफ से कौन गया था, भारतीय नौसेना का जहाज INS सुमित्रा, बहुत जरूरी है ये याद रखना कि कौन गया था, नाम यही पूछेगा। पूर्वी बेड़े का एक गश्ती जहाज है और एक स्पेशल फोर्स की एक टीम के साथ जो है भारत की तरफ से INS सुमित्रा, श्रीलंका की तरफ से SLNS सयूरा, SLNS सयूरा एक गश्ती जहाज है और इनके साथ भी एक स्पेशल फोर्स टीम थी। चलिए श्रीलेक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन है। श्रीलेक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ए 2003 में, बी 2005 में, सी 2010 में, डी 2011 में। इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूं और नेक्स्ट वाला जो है आपको बताना है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। और 2024 का जो संस्करण है ये कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा, ए 1 चरण, बी 2 चरण, सी 3 चरण, डी 4 चरण। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी शुरुआत मतलब इसके कितने चरणों में ये 2024 का जो है किया गया है, राइट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यही रोकेंगे। हमारा पूरा का पूरा सेक्शन जो है, जो करंट अफेयर वाली जो न्यूज़ है हमने कवर कर लिए। ये डेली होती रहेगी, तो आशा है कि आप रोज आएंगे। क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके।
और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जो मैं सवाल यहां दे रहा हूं आपको सॉल्व जरूर करने हैं। आप भले उसको जैसे आपको नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से देख के ढूंढ के आप उसको सॉल्व करिए, क्लास को फिर से देखिए, आपको सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।